तो हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1। यानी लिखा ना एक ही वीडियो में पूरा समाप्त, मतलब 1.1 जो है वो आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2026 में पेपर देंगे, ठीक है। और इससे पहले वाला यानी लेक्चर 1-2 अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उससे जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको आ गया ना तो ये लेक्चर नंबर 3 जो है यानी तीसरा लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1.1 प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन, देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना हमें, तो पहला काम क्या करें आपको। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। 140 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 140 को आपको ऐसे खंड करना है। क्या करना है मेरे भाई, 140 का आपको खंड करना है। 2 से करिए, काटिए इसको, 2 सते 14, फिर 2 35, फिर किससे काटेंगे आप, 5 से, 5 सते 35 और 7 एकम 7। ये जितने भी आए हुए हैं ना इनको आप क्या करोगे, 140 बराबर 2 कितनी बार आया है बच्चों, 2 बार आया है, तो इसे लिखेंगे 2 के घात में 2। 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया है, तो इसे लिखेंगे 5 के घात में 1। और बताओ 7 कितनी बार आया है, 7 एक बार आया है ना, तो इसे लिखेंगे 7 के घात में 1। कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो यही होता है कि अभाज्य गुणनखंडों के, देखो ये अभाज्य गुणनखंड है, इनके गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया यानी 140 को। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 156 है। हमें 156 का करना है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 156 को आपको तोड़ दीजिए। 2 सते 14, 2 अठे 16, ठीक। फिर 2 से काटिए, 2 त्याई 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13, कट गया। अब लिखो, इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो 2 बार लिखोगे, 2 के घात में 2। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो आप लिखोगे 3 के घात में 1। 13 कितनी बार है, 1 बार है, तो आप लिखोगे 13 के घात में 1। यही हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपका है होमवर्क, ये आप कर करके कमेंट करिएगा कि सर मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर बच्चों मैं सारा क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, मतलब मैं ही बताऊंगा, तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे घर पे, ठीक है। तो एक बार इनका रिवीजन करिएगा, फिर ये तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा। बहुत इजी है, खंड करके लिखना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखो, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। देखो इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने उदाहरण किया था और कुछ बेसिक चीजें किया था ना, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एचसीएफ ज्ञात करें और कैसे एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। ये मैंने एकदम बाकायदे से बताया था, तो पहले उस वीडियो को पहले देख लो ना, ठीक है। फिलहाल यहाँ भी हम बताने वाले हैं। तो हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब दो संख्याओं का जो हम गुणा कराते हैं वो, और एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक फॉर्मूला भी हमने बताया था आपको कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इसलिए बोल रहा हूं ना, पहले जाके वीडियो देख लो बच्चों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ध्यान पूर्वक समझो। पहला क्वेश्चन ये बोला है आपसे कि 26 दिया है और क्या दिया है, 91। 26 और दिया है आपको 91। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 को आप ऐसे लिखो, 91 को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले खंड करिए किसका, 26 का, फिर किसका करेंगे, 91 का, ठीक है। सुनिए, 2 से करेंगे, 13 दूना 26, ठीक है। फिर 13 एकम 13, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी 13 एकम 13। बच्चों आ गया। अब इनको लिखो,
दो कितनी बार है? 2 बार। सजा के लिखो, सजा कर, इसको बोलते हैं सजा के लिखना। जैसे घात वोत में लिखते हैं ना, तो इसे बोला जाता है सजा के लिखना। जैसे आप मेले उले में जाते हो ना, ठीक है, या किसी पार्टी में जाते हो या शादी विवाह में जाते हो, तो एकदम सज धज के जाते हो ना, तो इसी को हम लोग एकदम सज धज के लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आपके लिए। चलिए, तो 2 कितनी बार है? 1 बार है, ऐसे मैंने लिखा। 13 कितनी बार है? 1 बार है, यानी 13 की घात में 1। इधर भी देख लीजिए, 7 कितनी बार है? 1 बार है, और 13 कितनी बार है? 1 बार है। चलो बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में मिले, मैंने बताया था ना, जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात। तो क्या बताओ, 2 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। 7 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। 13 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 13, ये आपका HCF हो गया। फिर क्या निकालेंगे हम लोग? फिर निकालते हैं हम लोग LCM। अब LCM के लिए क्या होता है? जो दोनों में मिले या ना मिले, दोनों में मिले या ना मिले, और सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो दोनों में मिले या ना मिले, सबसे बड़ी घात। तो देखो 2 नहीं मिल रहा है ना, फिर भी ले लो। 7 नहीं मिल रहा है ना, फिर भी ले लो। 13 मिल रहा है ना, ये तो लेना ही लेना है। दोनों का गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो गुणा कराइए भाई। LCM कितना आ जाएगा भाई? देखो 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91, ठीक है। गुणे क्या हो गया? 2। 2 का गुणा करा दीजिए इसमें, तो 2 एकम 2, दोनों 18, मतलब 182 आ गया। तो LCM 182 आ गया। HCF कितना आ गया? 13। अब जांच करना है, क्या करना है? जांच, ठीक है। चलिए करते हैं जांच। जांच में हमें क्या करना है? जांच में करना है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ये जो 2 संख्याएं दिया था ना, ये 26 और 91, इनका गुणनफल। तो 26 और 91 का गुणा करा दीजिए, कितना आता है वो लिख दीजिए, ठीक है। और HCF गुणे क्या? LCM, ये भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए गुणा कराते हैं पहले। तो बच्चों मैं गुणा करा दे रहा हूं दोनों का, चूंकि कैलकुलेशन लंबा है तो गुणा मैं कैलकुलेटर से करा दूं, लेकिन आपको नहीं करना है। 26 का गुणा करना है 91 में, ये आ जाएगा 2366, यानी 2366। और HCF और LCM का कराना है, तो HCF कितना आया है हमारा? 13 आया है। LCM कितना आया है? 182 आया है। तो 13 और 182 गुणा कराइए, ठीक है बच्चों। 13 गुणे 182 कितना आ गया? 2366। क्या ये दोनों सही है? दोनों सेम आ रहा है ना, यानी क्या है? सिद्ध हो गया। इसी बोलते हैं जांच। तो पहला काम क्या किए बच्चों? देखो ये रफ कार्य है ना, इसे नहीं करना होता, ये रफ कार्य है ना, ठीक है। तो देखो पहला काम हमने क्या किया? दोनों संख्याओं को लिखा। लिखने के बाद हमने क्या किया? इसका हमने खंड किया घात के रूप में, यानी सजा के लिख दिया। दूसरा LCM HCF निकाल लिया। HCF जो दोनों मिले और सबसे छोटी घात, LCM जो दोनों मिले या ना मिले सबसे बड़ी घात, हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे यही सिद्ध करना था ना, जांच कीजिए। क्या कीजिए भाई? 2 संख्याओं का गुणनफल। तो मैंने लिखा 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन कौन सी? 26 और 91। दोनों का गुणा करा दिया, इतना आ गया। फिर क्या है सुनिए, HCF गुणे LCM, ये पूछा है ना, HCF गुणे LCM निकाल लो। HCF गुणे LCM निकाल लिए, 13 HCF है, LCM 182 है, मैंने निकाल लिया, दोनों सेम आ गए। अतः क्या साबित होता है? अतः ये साबित होता है ना, अतः बच्चों ये साबित होता है ना, अतः यहां लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के, ठीक है। अतः यही सिद्ध होता है, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर चले आगे हम, ठीक है, ले लिए। इसी प्रकार ये दोनों आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये HW आपके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन दिया है बच्चों, आगे दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित की क्या निकालना है? HCF निकालना है, LCM। देखो बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। क्या है हमें निकालना है? अरे 21 2 बार आ गया क्या? ठीक है, मिसप्रिंट हो गया बच्चों। देखो हमें इनका ये 3 दिया है ना, 3 3 करके दिया है ना, इनका HCF निकालना है और LCM। तो निकाल लेते हैं।
सबसे पहले हल लिखते हैं, क्या है भाई 12 लिखेंगे, ठीक है 12, 15 और क्या लिखना है 21। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले 12 को आप ऐसे लिखो, फिर 15 को लिखो, फिर 21 को लिखो, ठीक है फिर सबका निकाल दो ऐसे करके। पहले 12 का निकालिए, फिर 15 का निकालिए, फिर 21 का निकाल दीजिए। चले निकालिए, 2 छका 12, 2 तेई 6, 3 एक कम 3, ठीक है इसे करिए 3 से, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, 3 सते 21, 7 एक कम 7। सबको का तोड़ दिए। अब देखो सुनो, 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो इसे लिखेंगे 2 के घात में 2। 3 कितनी बार आया है 1 बार आया है बच्चों, तो 3 के घात में 1, ठीक है इतना कर सकते हैं हम। उसके बाद क्या करना है, इधर 3 1 बार आया है, 3 के घात में 1, 5 1 बार आया है, 5 के घात में 1, ठीक है 21 कितनी बार आया है बच्चों, 21 में 3 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। अब हमें क्या निकालना है HCF, इन तीनों का क्या निकालना है HCF। तो HCF के लिए मेरे बच्चों, HCF के लिए क्या होता है, जो तीनों में मिले और सबसे छोटी घात। क्या 2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो तीनों में क्या मिल रहा है भाई 3 मिल रहा है, यानी 3 के घात में 1, यानी क्या आएगा 3 आ जाएगा। 3 मिल रहा है, क्या और कुछ मिला नहीं, तो ये HCF इतना ही हो गया। उसके बाद निकालना है LCM। LCM क्या होता है, जो मिले तीनों में या ना मिले, मतलब दोनों में मिले या तीनों में मिले या ना मिले, सबसे बड़ी घात। तो देखो 2 नहीं मिल रहा है ना, सबसे बड़ी घात क्या है 2 के घात में 2, 3 मिल रहा है तो 3 के घात में 1, 5 नहीं मिल रहा है फिर भी लिख लो, 7 नहीं मिल रहा है फिर भी, सबका गुणा करा देते हैं। कैसे, 2 दूना 4, 4 तैया 12, 12 पंजे 60 और गुणे 7, 7 छह 42 यानी 720। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आपका 420 आ गया और एचसीएफ आपका कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना मेरे ख्याल से बहुत इजी है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बहुत बाकायदे से बताया था कि एचसीएफ का मतलब जो दोनों मिले या जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात, और एलसीएम का मतलब जो दोनों मिले या ना मिले सबसे बड़ी घात। यही होता है बहुत इजी। चलो आगे चलते हैं, ये दोनों होमवर्क, ये और ये आप होमवर्क करोगे, ठीक है कुछ तो करो बच्चों, कुछ तो करो अपने से। चलो ये आते हैं, इसे भाई एकदम वीआईपी वीआईपी, ठीक है इसको मैं स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आराम से करते हैं सॉल्व। देखो क्या दिया है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में ये दिया है बच्चों ना कि HCF आपको दिया है, पर लिखते हैं दिया क्या है, ठीक है यहां लिखते हैं दिया है, दिया है। चलो क्या क्या दिया है, HCF हमें दिया है 306,657, ये हमें दिया है। कितना दिया है बताओ बच्चों 9। हमें निकालना क्या है LCM 306,657, ठीक है ये हमें क्या करना है निकालना है, ये हमें निकालना है, बहुत आराम से निकालते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, क्या निकाला था कि चूंकि अगर ऐसा दे दे मतलब एचसीएफ और एलसीएम में से कुछ भी एक दे दे आपको, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या ना, ठीक है यानी दो संख्याओं का गुणनफल, या आप ऐसे लिख सकते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब HCF कितना है 9 है तो 9 लिख देंगे। एलसीएम आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है एलसीएम किसका निकालना है 306 और 657 का, ये निकालना है। पहली दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है, ठीक है। देखिए ये गुणा में है उधर जाएगा भाग में, यानी LCM 306,657 बराबर क्या आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे में 9, 9 से काटिए 9 3 27, कितना बचा 3 और 9 चौक 36, ऊपर का गुणा करा दीजिए, यानी LCM 306,657 का यानी 34 गुणे 657,
गुणा करा दीजिए बच्चों, गुणा कराओ। क्या आएगा? 34 गुणे 370, सॉरी 657, यह आ जाएगा 22,338, यह आ जाएगा आपका 22,338। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चले आगे। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। करें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, दिया नहीं है, मिसप्रिंट है, n के लिए संख्या 6 के घात में n अंक शून्य पे समाप्त हो सकती है। अच्छा, यही क्वेश्चन हमने आपको उदाहरण में बताया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 के घात में n अंक शून्य पे समाप्त होगा नहीं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया है उदाहरण में। ठीक है, और एनसीईआरटी में खास बात होती है बच्चों कि आप क्या करोगे, उदाहरण ज्यादा लगाओ। प्रश्नावली तो लगाओगे ही लगाओगे, वो तो मजबूरी है अपनी, लेकिन उदाहरण लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप उदाहरण लगाते हो ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या खास बात क्या कर रहा है कि क्या ऐसी कोई संख्या n का हो सकता है जिसके लिए संख्या 6 घात में n जो है वो अंक शून्य पे समाप्त होंगे। तो पहले दिमाग लगाने वाली बच्चों ये बात है ना कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो शून्य पे समाप्त होती है। तो आप सिंपल से देखो, जैसे हम मान लेते हैं 10 देखो शून्य पे समाप्त है ना, 20 ले लो शून्य पे समाप्त है, 30 ले लो शून्य पे समाप्त है, 40 ले लो शून्य पे समाप्त है, ऐसे ऐसे बहुत सारे। अब अगर ये संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है तो भाई कुछ खास बात होगी। अगर जैसे आप रोने लगो, आप रो रहे हो, कोई आपसे आके पूछा बताओ क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तो कुछ तो बात रही होगी जिससे आप रो रहे हो। ऐसे अगर ये संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है तो कुछ तो खास बात होगी उनके अंदर। देखते हैं क्या खास बात है। अच्छा, 10 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ठीक, पॉसिबल है। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 4, और 4 पंजे 20, कैसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों। इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और 6 पंजे 30। इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। ठीक है। अच्छा, सभी में एक फॉर्मेट देखो, सभी में क्या खास बात दिख रहा है आपको? तो सभी में आप देखोगे कि 2 5 2 5 2 5 2 5। ठीक है, अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है तो इनका ये अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, ये अभाज्य गुणनखंड है ना। तो अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होने चाहिए। अगर 2 और 5 उपस्थित है तो वो संख्या शून्य पे समाप्त होगी, और अगर 2 और 5 उपस्थित नहीं है तो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित है तो संख्या शून्य पे समाप्त होगी। चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, उपस्थित होने चाहिए। सुनिए, अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। अगर 2 5 उपस्थित हुए संख्या शून्य पे समाप्त हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसलिए
6 की घात में n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 6 की घात में n को आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 पूरे के घात में n, यानी 2 के घात में n और यहाँ 3 के घात में n। तो एक बात समझो, 2 तो है, 2 के घात में n मतलब 2 है उसमें, ठीक है, 3 के घात में n हो गया। अगर यही कहीं 5 के घात में n होता तो ये संख्या शून्य पे समाप्त हो जाती, लेकिन 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। शून्य पे समाप्त होने के लिए इस 3 के जगह पे 5 होना चाहिए। अगर 5 होता तो ये संख्या शून्य पे समाप्त हो जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे 5 है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ संख्या 6 के घात में n के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित हैं, 2 उपस्थित हैं परंतु 5 उपस्थित नहीं है। अतः संख्या n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 के घात में n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा जो मैंने लिखा ना, इतना तो आपको लिखना ही होगा, बहुत शॉर्टकट। अब बुक में जाओगे ना, बुक में और बड़ा सा दिया है, ठीक है, बुक में और बड़ा सा दिया है, तो इतना तो आपको मिनिमम लिखना ही होगा कि अगर कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित अगर हो जाता तो संख्या शून्य पे समाप्त हो जाता। अगर 2 और 5 उपस्थित नहीं है इसलिए वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नोट करिए, अब इतना थ्योरी आपको लिखना ही होगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन को देख के घबराओगे, या इतना हिंदी, सारे बच्चे जानते हो हिंदी में दिक्कत होता है बच्चों को कि हिंदी लिखना है, भाई ये बहुत इजी होता है। आपको क्या मैंने बोला कि अगर कोई संख्या का शून्य पे समाप्त होगी तो उसमें 5 और 2 उपस्थित होंगे, यही लिखना है। तो इसका एक बार अभाज्य गुणनखंड कर दो, करने के बाद देखो 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, मतलब 5 नहीं है, इसलिए संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगा इनके किसी मान के लिए, ठीक है बहुत इजी। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। अब देखो प्यारे बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्याख्या कीजिए कि ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इतना इतना के भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो अच्छा एक बात बता दे, आखिर भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है। वैसे मैंने बताया है लेक्चर 1 में कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब वो संख्या स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो ना। या आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखो कि जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब 2 से भी कटे मतलब स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से, मतलब 2-4 गुणनखंड हो, इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में आपको समझना है तो वे संख्याएं जो स्वयं से भी कटती हैं और किसी अन्य संख्या से भी कटती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य। जैसे 4 हो गया, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो भाज्य संख्याएं है 4, ठीक है। 6 ले लीजिए, ठीक। देखो अब यहां दिया क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे। दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। एक और क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसे लिखते हैं। इसको हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, ठीक है बच्चों। तो सुनो,
अगर आपके दिमाग में अगर देख कर आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि सर इनका गुणा करा दीजिए, 13 जोड़ दीजिए, यही आंसर है। ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है आपके करने के। सही तरीका क्या है कि देखो दोनों में क्या मिल रहा है, 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, ठीक है। आपको ट्रिक बता दे, प्लस में जो रहेगा वही कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 13। तो जैसे ही हमने 13 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बचा 7 गुणे 11, 13 तो कॉमन ले लिया, और प्लस में 1, ऐसा लिख सकते हैं। 13 गुणे 7 का गुणा 11 में कराइए, कितना आ जाएगा, 77, ठीक है। 77 प्लस 1, 77 कितना हो जाएगा, 78। अब यहां देखो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इनका गुणा करा दीजिए, ठीक है। बच्चों गुणा करा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गुणा कराओगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए कि नहीं, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। आप इतने से लिख दो भाई, 78 को आप तोड़ोगे तो हो सकता है 2 से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, और भी संख्या से कटे, और 13 से भी कटना ही कटना है ये संख्या, तो ये भाज्य संख्या हुआ कि नहीं। तो यहां लिखेंगे क्या कि चूंकि चूंकि यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, संख्या है, संख्या है, क्योंकि इस संख्या का 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो भाज्य संख्या है। गुणा करने पे भी कोई मतलब फायदा नहीं था, इसलिए इसे छोड़ दीजिए, यही आंसर आपका है। दूसरी चीज, दूसरा मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा में क्या करना है बताओ, ऐसा करूं कि इसे चलो नीचे कर लेता हूँ, नीचे नीचे, ठीक है। दिया है आपका, चलो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों में क्या मिल रहा है, 5। तो सबसे पहले 5 को बाहर ले लीजिए बच्चों, 5 को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5, सबका गुणा करा दीजिए। 7 बचे 35 हो जाएगा, गुणे 2 तैया 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 5। अरे 5 तो कॉमन ले लिए ना बच्चों, 5 तो कॉमन ले लिए ना, ठीक है। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। अब चलिए गुणा करा दीजिए, मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, आप भी करा लीजिए। चलो किसका किसका गुणा कराना है, 35 गुणे 24, ठीक है। तो आ जाएगा 5 840 प्लस 1, यानी 5 गुणे 841। अब देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, अतः लिख दीजिए चूंकि यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, मतलब 2 या 2 से अधिक, इसको भी तोड़ेंगे और ज्यादा गुणनखंड में टूटेगा, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ले सकते हैं कुछ। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन करेंगे तो बहुत इजी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए क्या है, करा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, किसी खेल का मैदान है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ऐसे कोई खेल का मैदान है ऐसे, ठीक है। इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या है, पथ है बच्चों। अब क्या बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब कोई लड़की सोनिया है, क्या है, सोनिया, मतलब मान लेते हैं ये लड़की है, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोनिया है। इसको चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, ठीक है। और कह रहा है कि
एक चक्कर पूरा यहां से यहां तक लगाने में उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कोई क्या है, रवि है यहाँ पे, ये कौन है, रवि है। रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं बताओ, 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो सोनिया को एक चक्कर पूरा लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 18, और रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 12। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान मतलब एक ही जगह से चलना क्या करते हैं, और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो बच्चों इसको प्यार से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है आपका, ठीक है, ऐसे वृत्ताकार मैदान है। अब ये रवि है, ठीक है, रवि है। अब ये रवि क्या करता है कि एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है, 12 मिनट। तो मान लीजिए रवि यहां तक पहुंचा, एक चक्कर पूरा लगाया, 12 मिनट में यहां तक रवि पहुंचा। लेकिन एक लड़की जो सोनिया है उसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, मतलब ये 12 मिनट में पहुंच जा रहा है। मतलब जब ये यहां पहुंचेगा 12 मिनट में, तो हो सकता है सोनिया इधर है 12 मिनट में, तो इधर रहा होगी, क्योंकि उसको पूरा वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। तो 12 मिनट में क्या होगी, ये यही रही होगी, ठीक है, सोनिया जो है, क्योंकि रवि ज्यादा तेजी से चल रहा है और सोनिया क्या चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो दूसरे चक्कर में हो सकता है दूसरा चक्कर लगाए, रवि यहां पहुंचे, सोनिया यहीं पहुंची रहे। हो सकता है तीसरा चक्कर लगाए, रवि यहां पहुंचे, सोनिया यहां पहुंची रहे। मतलब अब ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाएंगे, कितने चक्कर लगाएंगे, ये दोनों पुनः इसी स्थान पे मिल जाएंगे, कितने समय बाद मिल जाएंगे, यही हमें आपको बताना है। तो ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं कि सॉल्व करते हैं, हल लिखते हैं। मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इससे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, तो मैं इसे इरेज करता हूं। तो लिखता हूं कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा, सोनिया को 18 मिनट, ठीक है, तथा रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लगा समय, 12 मिनट, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे कि चूंकि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, तब हम इनके समयों का LCM ज्ञात करते हैं। यदि ये एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे तो उनका हम क्या निकालेंगे, LCM। तो अब अतः पहले 18 को निकाल लीजिए, 18 को तोड़िए, फिर 12 को तोड़िए। 18 को आप कैसे लिखेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। फिर 12 को लिखिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो देखिए 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 के घात में 1। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 के घात में 2। 2 इधर कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1। अब इनका हम LCM निकालेंगे, LCM 18 और किसका निकालेंगे, 12 का। तो कितना आएगा, जो दोनों में मिले और सबसे बड़ी घात, या ना मिले तो 2 के घात में 2। इन दोनों में क्या मिल रहा है, 3 के घात में 2। 2 के घात में 2 मतलब 4, 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 मिनट।
अतः ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अतः में लिख लीजिएगा आप लोग कि अतः ये दोनों, ठीक है, प्रारंभिक स्थान 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ में ये प्रश्नावली आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, ये प्रश्नावली आप समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका चलेगा लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग 1.2 का उदाहरण और परिचय बताएंगे, और लेक्चर नंबर 5वें में आपको बताएंगे 1.2 पूरा प्रश्नावली। ठीक है, एक ही वीडियो में समाप्त। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे वो अपनी पढ़ाई को बरकरार रखे ना। तो इसी के साथ समाप्ति की ओर वीडियो को ले चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में।